इस जगह का नाम है थ्री सिस्टर्स एट ग्लेनको। अच्छा, अब इसको थ्री सिस्टर्स क्यों कहा जाता है? उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कैमरा जस्टिस करे इसके साथ। तो बेड अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो तो मैंने उसकी सारी बेडिंग हटा दी है और रात बड़ी अच्छी गुजरी जी। बाहर टेम्परेचर था -2, लेकिन जो कैंपर वैन है इसके अंदर हीटिंग इतनी तेज़ थी कि मुझे बंद करनी पड़ी। मसला ये है कि अब आपके सामने ही है, अभी तकरीबन दोपहर के 3 बजे और सूरज जो है वो गायब होना शुरू भी हो गया और डीज़ल ये ऐसे खा रही है जैसे ऊँट पानी पीता है। चलें जी, खाना तो बन रहा है, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा वैन को सिक्योर कर दूं। सारी खिड़कियां ज़रा बंद कर देते हैं ताकि अपना प्राइवेसी वाला हो जाए। तो जी बिल आखिर हम अपनी लोकेशन पे पहुंच ही गए हैं और मैं बेहतर है कि आपको दिखाई दूं बताने से बेहतर है। ये देखिए जी, इस जगह का नाम है थ्री सिस्टर्स एट ग्लेनको। अच्छा, अब इसको थ्री सिस्टर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 3 पहाड़ आप देख रहे होंगे इस वक्त वीडियो में, ये 3 पहाड़ एक साथ हैं, एक के बाद एक। इस वजह से इस जगह का नाम है थ्री सिस्टर्स एट ग्लेनको। थ्री सिस्टर्स ये स्कॉटलैंड की वन ऑफ द मोस्ट पिक्चरिस्टिक जगह, जिसको सबसे ज़्यादा फिल्म भी किया जाता है, वन ऑफ दोज प्लेसेस। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक बार दिखाया जिस पे लिखा हुआ था नो हॉकर्स और कैंपल्स। मैंने आपको कहा था कि मैं इस कहानी को आपको एक्सप्लेन करूँगा और इसीलिए मैं आप पहुँचा हूँ इस जगह पे जिसका नाम है थ्री सिस्टर्स एट ग्लेनको। अब ये खूबसूरत वादी, ये खूबसूरत नज़ारा, इसके पीछे की असल कहानी है क्या? दरअसल स्कॉटलैंड के हाईलैंड में ग्लेनको की वादी आज भी वही खामोश, अजीम और खौफनाक हद तक खूबसूरती का मुजाहरा तो करती है, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो काफ़ी दर्दनाक है। अगर आप गौर से सुने तो आज भी इसमें सिसकियाँ सुनाई देती हैं। इसे गैलिक ज़बान में ग्लेन कोम्हान कहा जाता है, जिसका मतलब है रोने वाली वादी, यानी वैली ऑफ वीपिंग। सदियां गुजर गई लेकिन यहाँ के पहाड़ उस रात को नहीं भूले। वो रात जब मेहमानों ने अपने मेज़बानों का खून पिया, वो रात जब हाईलैंड्स हॉस्पिटैलिटी का मुकद्दस असूल हमेशा के लिए दागदार हो गया। ये कहानी सिर्फ मौत की नहीं, ये कहानी मर्डर अंडर ट्रस्ट की है। साल था 1692। ब्रिटेन के तख्त पर नया बादशाह विलियम ऑफ ऑरेंज बैठा था, मगर हाईलैंड्स के कबीले अब भी पुराने बादशाह जेम्स के वफादार थे। ऐसे लोग जो जेम्स के वफादार थे इन्हें जैकोबाइट्स कहा जाता था। लंदन में बैठे हुक्मरान, खास तौर पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन डलरिम्पल, मास्टर ऑफ स्टेयर, हाईलैंड्स के सरकश कबीलों से तंग आ चुके थे। डलरिम्पल इन्हें जंगली जानवर समझते थे और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। बादशाह ने शर्त रखी, 1 जनवरी तक वफादारी का ओथ उठाओ वरना नतीजा मौत होगा। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक बहाना था, एक ऐसी साजिश जो लंदन के महलों में तैयार हुई ताकि ग्लेनको के मैकडॉनल्ड्स को मिसाल बनाया जा सके। ग्लेनको का सरदार एलिस्टर मैकलेन एक पुराना और इज्जतदार वॉरियर था। उसने अपनी अना को मारा और फैसला किया कि वो अपने कबीले को बचाने के लिए हलफ उठाएगा, लेकिन किस्मत उसके खिलाफ थी। दिसंबर की शदीद बर्फबारी में मैकलेन पहले फोर्ट विलियम पहुंचा। वहां के गवर्नर ने कहा कि वो हलफ नहीं ले सकता, उसे इनवरारे जाना होगा जो वहां से मीलों दूर था। 80 साल का बूढ़ा मैकलेन बर्फानी तूफान में घोड़ा दौड़ाते हुए वो डेडलाइन के 6 दिन बाद पहुंचा इनवरारे। उसने हलफ उठा लिया। शेरिफ ने उसे यकीन दिलाया कि उसका कबीला अब महफूज है। मैकलेन वापस ग्लेनको आया, ये समझकर कि उसने अपने लोगों को बचा लिया है। लेकिन फरवरी के शुरू में कैप्टन रॉबर्ट कैंपबेल ऑफ ग्लेनलियोन अपने 120 सिपाहियों के साथ ग्लेनको आया। दिलचस्प बात यह थी कि कैप्टन कैंपबेल मैकडॉनल्ड्स का रिश्तेदार भी था। उसने मैकडॉनल्ड्स को बताया कि करीबी किला फुल होने की वजह से उन्हें पनाह की जगह चाहिए। अब हाईलैंडर्स का असूल था, अगर दुश्मन भी दरवाजे पर आए तो उसे खाना और बिस्तर देना फर्ज है।
मैकडॉनल्ड्स ने अपने कातिल ही अपने घरों में बसाए। 12 दिन तक सिपाही और कबीले वाले साथ रहे। सुबह साथ शिकार करते, रात को आग के गिर्द बैठकर ताश खेलते। कैप्टन कैम्पबेल हर रात सरदार मैकलेन के साथ खाना खाता। वो शख्स के साथ हंस रहा था जिसके कत्ल करने का परवाना उसकी जेब में रखा था। 13 फरवरी 1692 सुबह के 5 बजे बहुत तेज बर्फानी तूफान था। कैप्टन कैम्पबेल को ऑर्डर मिल चुके थे, सुबह होते ही हमला करो, 70 साल से कम उम्र के हर शख्स को काट दो, इस शैतानी नस्ल को ख़त्म कर दो। अचानक वादी में गोलियां गूंज उठी। मेज़बान जो गहरी नींद सोए हुए थे उनके बिस्तरों में उन्हें मार दिया गया। सरदार मैकलेन को उस वक्त गोली मार दी गई जब वो अपने मेहमान को सुबह की चाय पिलाने के लिए उठ रहा था। उसकी बीवी को ज़मीन पर घसीटा गया और सिपाहियों ने उसकी उंगलियां काट दी ताकि उसकी अंगूठियां चुरा सकें। घरों को आग लगा दी गई। वो छत जो पनाह थी अब कब्र बन चुकी थी। जो लोग गोलियों से बच गए वो अपने घरों से निकलकर नंगे पांव पहाड़ों की तरफ भागे, लेकिन उनका असली दुश्मन अब फौज नहीं, वो स्कॉटलैंड की सर्दी थी। अंधेरा, गहरा बर्फानी तूफान और बदन जमने वाली ठंड। वो सोल्जर से तो भाग गए, लेकिन बार की ठंड की वजह से वो बर्फ के मुजस्मे बन गए। तकरीबन 38 लोग तलवार और गोली से मारे गए और 40 से ज़्यादा लोग, जिनमें औरतें, बच्चे और बूढ़े शामिल थे, वहाँ की वादियों में ठिठर कर मर गए। जब सूरज निकला तो ग्लेनको सफ़ेद बर्फ से ढका था जिसके नीचे सुर्ख खून बहता था। स्कॉटलैंड की तारीख में कई जंगें हुई मगर ग्लेनको का जख्म कभी भी नहीं भरा, क्योंकि जंग में लड़ना बहादुरी है मगर भरोसा जीत कर पीठ में खंजर घोंपना ये बुज़दिली है। आज भी वहाँ के लोग कहते हैं क्रूअल इज़ द स्नो दैट स्वीप्स ग्लेनको, यानी जालिम है वो बर्फ़ जो ग्लेनको पर गिरती है। वो देखिए जी ऊपर, वो आपको बर्फ़ नज़र आ रही होगी। शायद आपको माउंटेन्स की हाइट का अंदाज़ा ना हो रहा हो वीडियो में, लेकिन ये बहुत लार्ज हैं, बहुत मैसिव हैं। अच्छा जी, जितना मैंने सोचा था और देखा था उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये रियल लाइफ में। और मसला सिर्फ ये है कि ठंड से हाथ जम गए। शायद आपको दिखा सकूं, उंगलियां बिल्कुल सुन्न हो चुकी हैं मेरी ठंड से, और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, इसलिए माइक मुझे हाथ में रखना पड़ रहा है। अब ज़रा मैं एक चट्टान पर चढ़ा हुआ था शॉट लेने के लिए, वो वीडियो शूट करने के लिए। अब मैं ज़रा नीचे उतरता हूँ यहाँ से और उसके बाद देखते हैं। सनलाइट अभी है, थोड़ी प्रिविलेज है सनलाइट की। थोड़ा आगे ग्लेनको में चले जाएं। वैसे तो मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं नाइट यहीं पे गुजारूंगा, लेकिन देखते हैं जहाँ तक आगे जा सकते हैं। अगर कोई जगह मिल गई तो वहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे आप देखें कि टूरिस्ट काफ़ी आए हुए हैं, गाड़ियाँ काफ़ी खड़ी हुई हैं क्योंकि फेमस पॉइंट है। और हम इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं ज़रा सुनसान जगह हो। तो जी नीचे हम उतर आए हैं और अब चलते हैं यहाँ से थोड़ा आगे, देखते हैं कोई और स्पॉट हमें मिल जाए। वैन का जो है फ्रेश वाटर भी भरना है मुझे। वैन का टैंक होता है 100 लीटर का, उसके अंदर फ्रेश वाटर होता है जिससे शावर ले सकते हैं वगैरह वगैरह। तो वो मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और ग्रे वाटर को भी रिफ्यूज़ करना है। तो कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं, कोई पेट्रोल स्टेशन वगैरह मिल जाए तो वहाँ से पानी भरवा लेंगे। और उसके अलावा जो है कोई ऐसा आगे स्पॉट ढूंढते हैं जहाँ पे लोग कम हो, रश कम हो, और फिर वहाँ पे स्टे करने का कोई प्लान बनाते हैं। तो चलें जी, अब निकलते हैं। एक पेट्रोल स्टेशन नज़र तो आया मैप्स पे, थोड़ा दूर है, लेकिन मसला ये है कि अब आपके सामने ही है। अभी तकरीबन दोपहर के 3 बजे और सूरज जो है वो गायब होना शुरू भी हो गया। तो ये बड़ा इशू है यहाँ पर सनलाइट वाला। तो आप ये देखें अपने आसपास, वो जो ऊपर राइट साइड पे पहाड़ आपको नज़र आ रहा होगा, कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है वो। वाह वाह जी वाह। उसी तरह ये मैदान भी कितना खुला है, साथ पानी। और वो आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पर ये छोटे से भेड़ें,
अब ये किसकी भेड़ है? आसपास घर तो कोई है नहीं, रहने वाला कोई इधर नज़र तो आ नहीं रहा, लेकिन होंगे आगे पीछे लोग तो रहते ही होंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन बहुत खूबसूरत यार। तो जी अभी मेरी नज़र से गुज़रे हैं कुछ कॉटेजेस, यानी इन्होंने होटल कॉटेजेस यहाँ पे बनाए हुए हैं। बड़ा रिमोट सा एरिया, मतलब वैसे देखने में तो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, लेकिन कुछ कॉटेजेस मेरी नज़र से गुज़रे हैं। काफ़ी खूबसूरत कॉटेजेस थे, लेकिन शुक्र है अपनी जो वैन है हमारे पास, हमें तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप कभी आएँ तो आपकी हिदायत के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे हैं कॉटेजेस वगैरह हैं, रिहाइश का सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने यहाँ पर। ये मेरे राइट हैंड पे एक विलेज नज़र आई है छोटी सी, वो 5-10 घर हैं या ये कॉटेजेस हैं, नॉट टू श्योर। लेकिन पहले हम अपने ये गाड़ी में पानी और तेल भरवा लें, उसके बाद देखते हैं। ये जी फ्यूल तो मिल गया है, फ्यूल डलवा रहे हैं। और डीज़ल ये ऐसे खा रही है जैसे ऊँट पानी पीता है, इतनी ज़्यादा स्पीड से। चलो डीज़ल मिल गया है, मसला ये है कि पानी मुझे फ़्रेश वाटर नहीं नज़र आया। फ़्रेश वाटर फ़िलअप करना काफ़ी ज़रूरी है, तो पता करते हैं यहाँ पे कहाँ से मिल जाएगी फ़्रेश वाटर सप्लाई। तो अभी पेट्रोल स्टेशन पर मौजूद हूँ और अभी अंदर बात हुई है और पता ये चला है कि कैंप साइट सारी बंद है हॉलीडे की वजह से, और फ्रेश वाटर कहीं पे भी आसपास नहीं है। उसके लिए फ़ोर्ट विलियम जाना पड़ेगा। अब देखता हूँ कहीं आगे पीछे घुमाता हूँ गाड़ी, कहीं ना कहीं से अगर कोई जुगाड़ निकल आए, वरना गुजारा ही करना पड़ेगा, क्या हो सकता है। अच्छा जी, ये जो गूगल मैप्स ने दिखाया था, ये वो कैंपिंग क्लब की तरफ मैं पहुंच चुका हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बंद है, ये बंद ही नज़र आ रही है। और हाँ, वो सामने लिखा हुआ है साइट क्लोज्ड, लेकिन अंदर कैरावैन्स तो खड़ी हैं। अच्छा, साइट क्लोज्ड है, कैरावैन्स खड़ी हैं, ये चेक करना पड़ेगा। क्या पता ये परमानेंटली पार्क्ड कार्स हों, लेकिन हाँ लॉक लगा हुआ है, तो इनकी अपनी होंगी, शायद रेंट करते हो, इसलिए यहाँ से फिर वापस ही मुड़ना पड़ेगा। चलें जी, अभी ऊपर नीचे कोई 5-6 दफ़ा हो चुका हूँ मैं पानी की तलाश में, लेकिन नहीं मिल रहा, तो बस फिर नहीं होगी आज किस्मत में, पानी के बगैर ही गुजारा है। अब कोई स्पॉट ढूंढते हैं, सन तो बिल्कुल नीचे आ गया, भूख भी काफ़ी तेज़ है, तो कोई जगह ढूंढता हूँ, बस गाड़ी लगाता हूँ अब, और थोड़ा खाना पीने का कुछ इंतज़ाम करना शुरू करते हैं। ये बड़ा प्यारा सा ब्रिज एक नज़र आया, और ये एरिया भी मुझे पसंद आया, बहुत प्यारा है पानी के साथ। सामने बादल है नीचे ज़मीन पर आया हुआ। तो पार्किंग, चलें जी, पार्किंग भी मिल ही गई है, अकेले नहीं है, लेकिन चलो पार्किंग तो है। लगाते हैं यहाँ गाड़ी, कोशिश करते हैं यहीं पे रात गुजार दें। अच्छा, वो जो एरिया था वहाँ गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा खड़ी हुई थी, होटल के भी सामने था, तो उस तरह से मुझे वो प्राइवेसी वाला नहीं समझ आया। तो मैं थोड़ा आगे जाके, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई पार्किंग मिल ही जाएगी, थोड़ा रिमोट सा करके। जगह तो आप देख ही रहे होंगे कि कितनी खूबसूरत है, तो इधर कहीं अब मिल जाए पार्किंग तो बस लगा देते हैं, और फिर अपना खाने के ऊपर ज़रा वर्क शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि खाना बनाना मेरे लिए आप यकीन करें बहुत मुश्किल काम है। और बस पार्किंग मिले तो अब उस तरफ भी चलते हैं। एक जगह मिल गई है सुनसान सी, यहाँ पे गाड़ी लगा देते हैं, मेरा ख़्याल है कि विल बी फाइन। और ख़ूबसूरत है,
आसपास है भी कोई नहीं बस जी। तो गाड़ी पार्क कर दी है और अपने जिस तरह की हमें जगह चाहिए थी वैसी जगह भी मिल गई है। और ग्लेन को मुझे यार बहुत खूबसूरत लगा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। मेरा दिल तो है कि यहाँ पे 2-1 दिन गुजारूँ, लेकिन है ये कि अब बाकी का हाईलैंड इतना ज़्यादा खूबसूरत है। आप ये सोचेंगे ग्लेन को इतना खूबसूरत है, ये स्टार्टिंग पॉइंट बनता है, तो आप आगे का हाईलैंड सोच ही सकते हैं कितना खूबसूरत होगा। तो आज हम क्योंकि विलेज में कोई एक्टिविटी कर नहीं सके, बस ये कि हॉलीडे सीज़न चल रहा है। दूसरी ये भी बात है कि गोरों की जो एक्टिविटी है वो ले दे के यही है कि खुशी है तो शराब पिला दो, गम है तब भी शराब पिला दो। तो उनकी एक्टिविटीज़ यही है, 2-4 बार में चले जाएंगे, पब में चले जाएंगे। अब हमारी वो एक्टिविटीज़ है नहीं। तो बहरहाल जगह को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर हम लोगों ने किया, देखा, खूबसूरत है काफ़ी। वैसे तो टाइम निकाल के आऊँ तो मुझे लगता है कि मैं 3-4 दिन इस जगह पे सिर्फ ग्लेनको पे स्टे करूँ, तब इस जगह का हक अदा होगा। तो बहरहाल अब हम अपने मेन चैलेंज की तरफ चलते हैं, जो कि है खाना बनाना। भूख भी काफ़ी लग रही है, कल से खाना नहीं खाया, तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। तो अब खाना बनाते हैं, तो आप साथ जुड़े रहें, देखिए। चलें जी, खाना तो बन रहा है, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा वैन को सिक्योर कर दूं। सारी खिड़कियां ज़रा बंद कर देते हैं ताकि अपने प्राइवेसी वाला हो जाए माहौल। तो जी खाना पक के तैयार है। पक के तैयार कहना तो गलत होगा, रीहीट ही किया। तो ये कुछ चिकन फिलेज हैं, जिसको चिकन पकोड़ा है, कोई ऑलरेडी फ्रोज़न था, उसको बस गर्म किया, हलाल है। और ये साथ नूडल्स हैं, साथ सॉस आई है उसके। तो लग तो ठीक ही रहे। अब इस वक्त मेरा ख्याल है कि जो मुझे सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है वो यही है कि मुझे खाना नहीं बनाना आता। और मेरे हिसाब से जिस तरह का सेटअप मेरे पास है, जिस तरह के मैं एक पूरा घर कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ, किसी भी लोकेशन पे जा सकता हूँ, कोई भी पहाड़ों पे जा सकता हूँ, उस हिसाब से अगर मुझे कुकिंग आती होती या कोई भी इंसान उसको कुकिंग आती हो तो वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकता है इसमें। खैर मैं खाना ये ज़रा चेक करके, नूडल्स का तो हमें पता ही है कि क्या है, ये ज़रा चेक करके देखते हैं कि इसकी क्या रिपोर्ट है। ठीक है, अगर बहुत भूख लगी हुई हो और उस वक्त आपको खाना सिर्फ ठीक लग रहा हो तो इसका मतलब है ठीक नहीं है। लेकिन चलो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है, मैं खाना खा के आप लोगों से कैचअप करता हूँ। और रात काफ़ी हो गई है, थक भी गया हूँ थोड़ा, तो अब रेस्ट करने का टाइम आ गया है। कल से दोबारा हम लोग ऑलरेडी हाईलैंड्स को एंटर तो कर चुके हैं, लेकिन अभी डीप इनटू द हाईलैंड्स हम लोग नहीं पहुँचे। अभी भी ये समझे कि जब ये जो अभी हमने लास्ट स्टॉप किया है, जिसका नाम ग्लेनको है, जो विलेज बनता है, इसके बाद एक और बड़ा मुकाम आएगा फोर्ट विलियम और इन्वर्नेस। उसके बाद जो है ना वो सब रिमोट हो जाएगा, सब रिमोट हो जाएगा एरिया। उसके बाद जो है दुकानें भी बहुत मुश्किल से आएंगी, पेट्रोल पंप्स भी, तो वो प्रॉपर वाइल्ड सेटअप में चला जाएगा। लेकिन जैसे आपको पता है कि अमेरिका में रूट 66 है, वैसे ही बड़ा फेमस रूट है वो, उसी तरह बड़ा फेमस रूट है स्कॉटलैंड का, इसको NC 500 कहते हैं। तो बेसिकली हम लोग NC 500 को कवर करेंगे। मैं आपको साथ साथ उसकी हिस्ट्री भी बताऊंगा, जो खूबसूरत मकामात है वो भी दिखाऊंगा। अगर आपने इससे पिछला वाला व्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखिए, जिसमें मैंने आपको एंट्री दिखाई है हमारी हाईलैंड्स में, लॉक लोमंड से। बहुत खूबसूरत एरिया है वो भी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से भी ज़रूर आगाह करें। और अपने भाई को अब इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।